हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक फिर नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि एमसीक्यू सेशन होगा। और ये जो एमसीक्यू सेशन होगा ये माइनर एक्ट का दोस्तों होगा। बेसिकली मैंने माइनर एक्ट का ये एमसीक्यू सेशन ले रहा हूँ और इसमें आज मैं डील करने वाला हूँ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। मीन्स कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का लॉ है। इसी लॉ को मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। दोस्तों, आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे, मीन्स कि जो माइनर एक्ट इस बार इंक्लूड किया गया है यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में, उन 9 के 9 माइनर एक्ट का एमसीक्यू सेशन मैंने कंप्लीट करा दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। आप चाहेंगे तो उसको प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का, इसको भी मैंने करा दिया है। सेकेंड, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का, इसको भी मैंने करा दिया है। नेक्स्ट, द डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, इसको भी मैंने करा दिया। नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसको भी मैंने करा दिया। नेक्स्ट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेडरेशल एक्ट 2013 का एक्ट, इसको भी मैंने करा दिया है। और उसके बाद से द पीसीपीएनडीटी एक्ट, इसको भी मैंने करा दिया है। उसके बाद से द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का एक्ट है, इसको भी मैंने करा दिया। और जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, और लास्ट जो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इन सभी एक्ट को दोस्तों मैं एक वीडियो के साथ, मीन्स कि सबका अलग अलग वीडियो मैंने क्रिएट कर दिया है। आप चाहेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का एक्ट है। इसमें से पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, व्हेन डिड assent of president received to indecent representation of women prohibition act 1986। ठीक, स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 क्रमांक संख्या 60 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 23 दिसंबर 1986 को, मीन्स कि 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। किसके द्वारा प्राप्त हो गई थी? तो ये राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ये स्वीकृति इस एक्ट की प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एक्सटेंड टू, स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का विस्तार है। कहाँ पे विस्तार है दोस्तों? तो आपको ये बार बार मैं बता रहा हूँ, होल ऑफ इंडिया हो गया। जितने भी हमारे पास माइनर एक्ट हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं तो आप आंख बंद करके होल ऑफ इंडिया लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं जब से धारा 370 खत्म हो गया है, मीन्स कि आर्टिकल नंबर 307 को ख़त्म कर दिया गया है और हमारे पास क्या आ गया है? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया है। और ये कब से लागू है? 31 अक्टूबर 2019 से जब से ये लागू हो गया, तब से हमारा पूरा जो भी एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया पे लागू होने लगा। चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे आपका ये जो माइनर एक्ट हो रहा है, ये सभी आपके होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई हो रहा है। अब इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि एक्सेप्ट J&K, एक्सेप्ट नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स, स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब प्रवर्तन में आया था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ये 21 सितंबर 1987 को, 21 सितंबर 1987 को ये प्रवर्तन में आया था। मीन्स कि ये केम इनटू फोर्स हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। According to Section 2A of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, by a notice, circular, label, wrapper, or other document, and also indecent visible representation made by मीन्स एनी ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक और गैस की बात कर रहा है। मीन्स कि ये 2 क में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 क के अनुसार कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर, अन्य दस्तावेज और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण भी किसके अंतर्गत अभिप्रेत होता है? तो दोस्तों वो एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। इसी में धारा 2 के क में ही एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया। दोस्तों मैंने इसका एक बेयर एक्ट प्रोविजन लिया है, आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसमें डिटेल एनालिसिस किया है सेक्शन नंबर 2 को लेकर के, मीन्स कि पूरे एक्ट को मैंने बेयर एक्ट के साथ डिकोड वहाँ पे किया है। आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इंड्यूस्ड, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम के अधीन विज्ञापन में सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पे विज्ञापन में क्या क्या सम्मिलित है? तो विज्ञापन में लेबल है, रैपर है और नोटिस है।
लेबल, रेपर और नोटिस, इन्हीं सभी को क्या किया गया है यहाँ पे सम्मिलित माना गया है। किसमें? एडवर्टाइजमेंट में। इसी के थ्रू तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं टीवी पे इतने प्रचार आते हैं, इतने प्रसार आते हैं, और न्यूज़पेपर में आते हैं, तो उस किस फॉर्म में आता है? या तो लेबल रहता है, या तो रैपर रहता है, या तो सूचना किसी प्रकार का नोटिस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 मीन्स स्त्री अवशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 ख के अनुसार वितरण से अभिप्रेत है। अब वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या दोस्तों अभिप्रेत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सिंपल, वेदर फ्री और अदरवाइज, नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा किसी भी प्रकार से वितरण करना, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज डिफाइंड। अब किसमें डिफाइंड किया गया? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में महिलाओं को अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है? तो ये किसमें परिभाषित किया है? तो ये धारा 2C में परिभाषित किया गया है। इसमें किसको परिभाषित किया गया है? तो इसमें वुमेन को, मीन्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, और ये डिफाइन किया गया है इसी क्लॉज में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज डिफाइंड। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अधीन महिलाओं का अशिष्ट रूपण की परिभाषा दी गई है? अब किसके अंतर्गत ये परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों ये 2C के ही अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर इन द फिगर ऑफ द वुमेन, हर बॉडी, हर फॉर्म ऑफ बॉडी और एनी पार्ट देयर इन सच अ वे दैट। अब इसका हिंदी रूपांतरण देख लीजिए। इसमें कह रहा है स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1946 के अंतर्गत स्त्री अवशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके ऊपर या शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से, ऐसे रूप में चित्रण करना से अभिप्रेत काम माना जाता है। इसको माना जाता है ऑल ऑफ द एबो माना जाता है। ए में क्या माना जाता है? हैव इंडिसेंट इफेक्ट माना जाए, जिसका प्रभाव अशिष्ट हो। बी में क्या माना जा रहा है? इस डेरोगेटेड और डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन, जो स्त्री के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, इसको इसके अंतर्गत माना जाता है। इस लाइक टू डिप्रेव्ड, करप्ट और इंजरी द पब्लिक मोरालिटी ऑफ मोरल, लोक नैतिक या नैतिकता के आधार पर विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने में संभावना होता है, तब इसको माना जाता है कि ये, अगर आप गुड फेथ में कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर गुड फेथ में अगर आप लीबल दे रहे हैं, कोई रैपर दे रहे हैं, तो उसको नहीं माना जाएगा। अगर इस प्रकार से आप बैड फेथ में कर रहे हैं तो आप इसको माना जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे हम देख रहे हैं। 10 में क्या बताया है देखिए, एनी रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स टू अपीयरिंग अपॉन अ पैकेज मीन्स, कोई लिखित चिन्ह, संपत्ति, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उससे उस पर दिखाई जा रही है, इससे क्या अभिप्रेत होगा? तो दोस्तों इससे अभिप्रेत होगा कि वो एक प्रकार का लेबल है। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट से, तो उस पर क्या होता है? कोई ना किसी ब्रांड का लेबल रहता है, किसी न किसी चीज़ के बारे में उस पर डिफाइन रहता है कि हाँ इसको इस प्रकार से, अगर हम दवा ही कोई मेडिसिन से खरीद रहे हैं तो उस पर बाकायदे लिखा रहता है कि हाँ इसका प्रिस्क्राइब डोज डॉक्टर से लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए, किस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो वही सारी चीज़ों के बारे में लेबल यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। पैकेज अंडर सेक्शन 2E ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इंक्लूड्स, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 अंग के अधीन पैकेज के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों पैकेज के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी प्रकार का बॉक्स आ जाता है, किसी भी प्रकार का कार्टून आ जाता है, किसी प्रकार का टीन आ जाता है, और किसी प्रकार का कंटेनर आ जाता है। मीन्स कि बॉक्स, कार्टून, टीन या अन्य पात्र जिसके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग और पैकेजिंग के बाद से सेलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986
एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अधीन महिलाओं के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन प्रतिषेध है। अब किसमें विज्ञापन को प्रतिषेध किया गया है, तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला होगा, धारा 3 में ही किया गया। और एडवर्टाइजमेंट को जो प्रतिषेध किया गया है वो धारा 4 के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट को प्रतिषेध किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। नथिंग इन सेक्शन 4 शैल बी अप्लाई टू द बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर। धारा 4 की कोई बात किसी ऐसे बुक, पत्रिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, चित्र, लेखन, फोटो चित्रण, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी। अब किसके लिए ये लागू नहीं होगा? 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अभी इसका देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका दोस्तों डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अब ए एंड बी की बात कर रहा है तो ए को और बी को पढ़ के हम आपको समझाते हैं। देखिए ए में बता रहा है द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड, मीन्स कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर गुड फेथ में किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन किया जा रहा है तो वो मान्य है। और गुड फेथ डिफाइन कहाँ किया गया दोस्तों? ये इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 52 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया। अगर वही बता रहा है अगर गुड फेथ में अगर डिफाइन किया जा रहा है, गुड फेथ में अगर पब्लिक को ये गुड सेल किया जा रहा है, उसके इंटरेस्ट में हो, विज्ञान के दृष्टिकोण से, लिटरेचर के दृष्टिकोण से, आर्ट के दृष्टिकोण से एंड अदर जनरल कंसर्न से हो, तब वो सही माना जाएगा। जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण न्यायोचित साबित हो जाता है। विज्ञापन, साहित्य, कला अथवा विद्या सर्वाधिक संबंध इससे उद्देश्य के हित में माना जाएगा कि नहीं, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए जो वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चाहे जिसका प्रकाशन किया जा रहा है, चाहे जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, वो गुड फेथ में किया जा रहा है और लोगों का इससे क्या होने वाला है? भलाई होने वाला है। जैसे जितना भी इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, तो आप इसमें फीमेल के प्रोडक्ट को लेकर के ध्यान में चलिएगा कि हाँ फीमेल का कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है जो फीमेल बेसिकली जो फीमेल इस्तेमाल करती हैं। इसमें मेल के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, इसमें फीमेल के प्रोडक्ट को बताया गया। फीमेल क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, कौन सा क्रीम, कौन सा पाउडर, और उसके बाद से किस प्रकार का वो क्या क्या इस्तेमाल। अब आप समझ सकते हैं कि फीमेल क्या क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, कौन सा प्रोडक्ट उनकी भलाई के लिए मीन्स कि उनके गुड फेथ के लिए, और कौन सा प्रोडक्ट जो होता है जो कि उनको मिसकंडक्ट वहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। बी वाले में देखिए विच इज केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजन पर्पज, जो सद्भावनापूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई, उपयोग में लाई जाती हो, इस प्रकार का आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इसको डिटेल में एनालिसिस करने की आवश्यकता है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, तो आप लोग एक बार मेरे वीडियो पे ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ पे मैं आपको एक एक बातें खोल करके, एक एक धागा जो कहा जाता है वो मैं खोल करके रखा हूँ, वहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और मैंने वहाँ पे पूरे डिटेल में एनालिसिस किया है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 पावर टू एंटर एंड search provided whether there is a reason to believe that an offense under this act has been committed। अब दोस्तों यहाँ पे रीजन टू बिलीव आ रहा है। रीजन टू बिलीव आप लोगों को मैंने कल आईपीसी का इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था, तो ये सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइन किया गया है। रीजन टू बिलीव मीन्स कि विश्वास करने का कारण अगर होता है तब क्या किया जा सकता है, तो उसमें जाकर क्या किया जा सकता है, वहाँ पे जांच किया जाता है। स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत किसी स्थान जहां पर यह विश्वास करने का कारण है कि वहां पर अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति उपबंध है। तो किसके द्वारा ये शक्ति उपबंध है? तो दोस्तों ये धारा 5 के अंतर्गत ये शक्ति प्रोवाइड किया गया। धारा 3 में अभी आप लोगों ने देखा एडवर्टाइज क्या कहते हैं, स्त्री को प्रतिरूपण से आप बचाएंगे। 4 में एडवर्टाइजमेंट को देख लियो और 5 में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जा करके जांच भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सेक्शन को भी लर्न करते चलें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 द पावर टू एंटर एंड सर्च इज अवेलेबल। स्त्री अवशिष्ट अधिरूपण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों ये किस प्रकार की शक्ति है और किसको प्राप्त है? एनी पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी पुलिस अधिकारी वहां पे जा सकता है और सर्च कर सकता है, इंटर करेगा और सर्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हु हैज पावर टू इंटर एंड सर्च द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1946 के अधीन प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों जो 16 का आपका करेक्ट आंसर होता है वो सी, एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में और क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पे पुलिस के बारे में कर रहा है और यहाँ पे किसी भी गजेटेड ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 नो एंट्री शैल बी मेड विदाउट अ वारंट। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 सब क्लॉज 1 के अधीन कोई प्रवेश वारंट के बिना नहीं किया जाएगा। तो किस प्रकार से किया जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस, प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में बिना वारंट किए आप नहीं ले जा सकते हैं, बिना वारंट लिए आप उसमें जा करके जांच नहीं कर सकते हैं। किसी के घर की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। वेयर नो पर्सन सीज एनीथिंग्स अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ द सबसेक्शन 1 ही शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द, जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 खंड ख या खंड ग के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है वहां यथाशीघ्र उसकी इत्तिला देनी होगी। तो दोस्तों ये किस प्रकार की इत्तिला है और किसको देनी पड़ेगी, ये नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। अगर लगता है कि किसी के घर के बगल में अगर इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किस प्रकार का, जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं से रिलेटेड, अगर उसको पता चलता है तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जा करके इन्फॉर्म कर सकता है कि हाँ हमारे घर के बगल में चाहे हमारे मोहल्ले के बगल में इस प्रकार का वर्क किया जा रहा है जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से डील कर रहे हैं ये लोग। देखिए, हु कैन कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और 4 शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 और 4 का उल्लंघन करेगा तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा। इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर एंड फाइन 2000 रुपीज, 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। कब, पहली बार। अगर दूसरी बार वो करेंगे तब उनके बारे में अगर प्रोविजन आता है तो देखते हैं। Who contravenes the provision of section 3 और 4 shall be punished second subsequent conviction। जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 और 4 का उल्लंघन करेगा तो वह द्वितीय के पश्चात दोषपूर्ण से कितना उसको दंड किया जाएगा। पहली बार में तो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे, अब दूसरी बार में जो यहाँ पे ये अगर ऑफेंस करेंगे तो इनके लिए बोथ पनिशमेंट होगा। क्या पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर तक हो सकेगा। कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा। बी में फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़ बट मे बी एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 प्रोविजन हैज बीन मेड रिगार्डिंग ऑफेंस बाय द कंपनी। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा में कंपनी द्वारा अपराधों के संबंध में उपबंध किया गया। तो दोस्तों 21 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 7 में कंपनी के लिए बताया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अनुसार अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे। तो ये किसके अधीन होंगे, तो दोस्तों 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। धारा 8 के अंतर्गत इसको माना जाता है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 आता है। ऑफेंस अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इज। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, तो डी इसके अंतर्गत आता है। बोथ कॉग्निजेबल एंड बेलेबल मामला, ये जो होता है कॉग्निजेबल होता है और साथ साथ बेलेबल होता है। संज्ञेय और जमानती, ये दोनों प्रकार के ये मामले होते हैं। कौन से मामले, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट में फॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 विल बी। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो 24 के अंदर बताया गया है बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस यहाँ पे होगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। In which section of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 protection has been provided for act done in good faith। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन किस धारा में सद्भावना के किए गए कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। मीन्स गुड फेथ में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कहाँ से संरक्षण प्रदान किया गया, तो धारा 9 में इस प्रकार का अगर गुड फेथ में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए गुड फेथ में कर रहे हैं भाई। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आप लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में अगर बेचना चाहते हैं, जिससे कि लोगों में क्या होगा, गुड फेथ के वजह से बेचा जा रहा है, मीन्स कि लोगों के सद्भावना के लिए बेचा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो इस प्रकार से तो हमारा सिविलाइजेशन ही पूरा रुक जाएगा, पूरा विकास ही हमारा रुक जाएगा। तो इस प्रकार के नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी कई ठो जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है क्या ये जो कंपटीशन होता है जैसे कि मिस यूनिवर्स का, मिस वर्ल्ड का, तो क्या ये कंपटीशन को भी क्या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के कैटेगरी में डाला जाएगा? तो जी नहीं, बिल्कुल इन लोगों को नहीं डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है
कि अगर इन लोगों को आप इसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के कैटेगरी में आप फॉल करा रहे हैं, अगर कंपनी इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन करा रही है, अगर इस प्रकार की मूवियाँ बन रही हैं जो एडल्ट मूवी बन रही हैं, तो क्या इस प्रकार के अगर सभी चीज़ क्या होता है गुड फेथ में अगर बनाया जा रहा है तो आप इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा सकते हैं। अगर इसका इंटेंशन बैड है तब आप इस पर रोक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु हैज़ पावर टू मेक रूल फॉर कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को उपबंध की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों जो शक्ति की बात कर रहा है तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्ति है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए नियम बना सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो 27 नंबर का है, क्योंकि दोस्तों ये एक्ट बहुत ही छोटा है और इसमें किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। जो इसमें 10 तो सेक्शन, उसी 10 सेक्शन से क्वेश्चन बनता है और 10 के 10 सेक्शन को मैंने धीरे धीरे करके आपके सामने डील कर लिया। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 हु केम फॉलोइंग हैज बीन पावर टू मेक रूल। स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम धारा 10 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास प्राप्त है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट। केंद्र सरकार राजपत्रित अधिकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इसके लिए कानून बना सकता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए हाई कोर्ट का टॉपिक लेकर के आ रहा हूं और साथ में गवर्नर का टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। और इन दोनों टॉपिक में आपको दोनों सब्जेक्ट में मिलेगा। दोनों सब्जेक्ट में कहने का मतलब ये मिलेगा कि आप उसको जीके में भी आप उसको पढ़ सकते हैं, पॉलिटी के पॉइंट से भी, और लॉ में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। जो पॉलिटी का अभी टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और होगा किसके बेस्ड? ज़्यादा हाई कोर्ट से बेस्ड होगा और गवर्नर से, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनसे बेस्ड वो टॉपिक होगा। तो दोस्तों अभी इसके बाद वही सेशन आपके लिए मैं लेकर के बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों अगर लगता है कि आपको इसका डिटेल एनालिसिस करना चाहिए तो आप हमारे डिटेल वीडियो पर भी जा सकते हैं, वहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।